गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों को एकीकृत रूप में उत्तराखंड कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में गढ़वाल को केदार खंड तथा कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। इन ग्रंथों में उत्तराखंड को देवभूमि तपोभूमि कहा गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मनीषियों की पुण्य भूमि के रूप में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की रचना उत्तराखंड में ही की थी। इतिहास में यह क्षेत्र कत्यूरी, चंद, पवार, गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। आज हम बात करेंगे टिहरी के इतिहास के बारे में। गढ़वाल में सदी के प्रारंभ में कुनिंद वंश का शासनकाल माना जाता है। उसके बाद कत्यूरी वंश ने पूरे उत्तराखंड पर शासन किया। समय के साथ जब कत्यूरियों का शासन कमजोर पड़ने लगा, तब गढ़वाल पर भी उनकी पकड़ कमजोर होने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि गढ़वाल में स्वतंत्र गढ़ के रूप में क्षेत्रीय सरदारों का उदय हुआ। कहा जाता है कि गढ़वाल में 52 गढ़ थे। सन 888 से पूर्व संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र गढ़ों में विभाजित था। ऐसा कहा जाता है कि सन 888 में मालवा मध्य प्रदेश के राजकुमार कनकपाल बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गढ़वाल में आए थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप से हुई। राजा भानु प्रताप उस समय अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। राजकुमार कनकपाल की प्रतिभा को देखते हुए राजा भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करने का अनुरोध किया, जिसे राजकुमार ने स्वीकार कर लिया। चूंकि भानु प्रताप का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा ने चांदपुर की गद्दी को कनकपाल को सौंप दिया। इस प्रकार से परमार राजवंश की नींव गढ़वाल में पड़ गई। कनकपाल परमार वंश या पवार वंश के प्रथम शासक हुए। चांदपुर गढ़ उस समय सभी गढ़ों में एक प्रमुख एवं शक्तिशाली गढ़ था। पवार वंश में कुल 62 राजा हुए, लेकिन उनमें से कई राजाओं का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इस वंश के 37वें राजा थे अजयपाल, जो सन 1500 में गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने 19 वर्षों के कार्यकाल में अनेक युद्धों के द्वारा गढ़वाल राज्य का विस्तार किया तथा चांदपुर गढ़ी से राजधानी को देवलगढ़ ले आए और सन 1517 में फिर श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। 1803 तक अर्थात 286 वर्षों तक श्रीनगर गढ़वाल की राजधानी रही। अजयपाल ने ही सभी गढ़ों को जीतकर गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना की थी। 43वें राजा बलभद्रपाल भी बहुत शक्तिशाली था। दिल्ली के बादशाह बहलोल लोदी की सहायता करने पर उसे शाह की पदवी प्रदान की गई थी। इसके बाद पवार वंश के राजाओं के नाम के आगे पाल के स्थान पर शाह शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। गढ़वाल के एक प्रतापी राजा महिपत शाह की 1631 में मृत्यु हो गई थी। उस समय उनके पुत्र पृथ्वी शाह केवल 7 वर्ष के थे। राजकाज संभालने की जिम्मेदारी उनकी पत्नी कर्णावती के हाथों में आ गई थी। उस समय राज्य में स्त्री के शासन को कमजोर माना जाता था। सन 1635 ईस्वी में नजावत खान के नेतृत्व में एक बड़ी मुगल सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। 30,000 सैनिकों के साथ नजावत खान ने रानी को संदेश भेजा कि या तो 10 लाख रुपए हमें दो या फिर आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। अपने सलाहकारों से विचार विमर्श करने के बाद रानी ने 1 लाख रुपए तुरंत भिजवा दिए तथा बाकी रकम के लिए कुछ समय मांगा। रानी का समय मांगना कूटनीति का एक हिस्सा था, जिससे कि मुगल सेना का राशन खत्म होने लगे तथा मुगल सेना कमजोर पड़ने लग जाए। इस बीच गढ़ सेना ने पहाड़ी के ऊपर बड़े बड़े पत्थर जमा करने शुरू कर दिए। अब मुगल सेना काफी कमजोर पड़ चुकी थी और घाटी में थी। सही मौका देखकर गढ़ सेना ने उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कुछ मुगल सैनिक चट्टानों के नीचे मारे गए, कुछ नदी में बह गए और कुछ सैनिकों को गढ़ सेना ने मार गिराया। बाकी बचे सैनिकों को गढ़वाल की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। रानी के आदेश पर बाकी बचे हुए सभी सैनिकों की नाक काट दी गई, जिसमें सेना का सेनापति नजावत खान भी शामिल था। कहते हैं कि इस अपमान के बाद नजावत खान ने आत्महत्या कर दी थी। रानी कर्णावती ने अत्यंत बहादुरी तथा कूटनीति से विशाल मुगल सेना को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि उनकी नाक काटकर इतिहास में मुगलों को शर्मिंदगी का एक पाठ भी पढ़ाया। इसके बाद रानी कर्णावती नक्कटी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। अन्य मुख्य राजा
राजाओं में प्रद्युम्न शाह का नाम आता है, जिन्होंने सन 1785 से सन 1804 तक गढ़वाल पर शासन किया था। उनके समय में 1 सितंबर सन 1803 में गढ़वाल में एक भीषण भूकंप आया था, जिसमें गढ़वाल के कई गांव पहाड़ों के टूटने से दब गए थे। अनेकों गांव तबाह हो गए थे। यह भूकंप रुक रुक कर 7 दिनों तक आता रहा। गोरखाओं के आक्रमण में इस गढ़वाल को तहस नहस कर दिया। इतिहासकारों का अनुमान है कि तब जनसंख्या 25% तक ही शेष बची रही होगी। सन 1794-95 में भयंकर अकाल भी पड़ा था। गढ़वाल वासियों की हालत बहुत खराब थी। इसके बाद गोरखाओं ने सन 1790 में कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद गढ़वाल पर शासन करने की तैयारी करने लगे। गोरखालियों ने अल्मोड़ा से द्वाराहाट के रास्ते चांदपुर गढ़ों की ओर आक्रमण किया, जिसमें गढ़वाली सेना ने गोरखाओं को पराजित कर दिया था। गोरखाओं की एक और सेना की टुकड़ी ने कोटद्वार की ओर से कौड़िया पट्टी पर आक्रमण किया, जिसमें गढ़ सेना ने गोरखाओं को फिर से पराजित कर दिया था। लेकिन इसके बाद गोरखे भागे नहीं और लंगूरगढ़ नामक स्थान के पास डेरा डालकर रहने लगे। उन्होंने आसपास के गांव में लूटपाट मचानी शुरू कर दी। सलाण पट्टी में गोरखाओं का आतंक इतना हो गया कि लोग घर छोड़कर जानवरों के साथ जंगल की ओर भाग गए। कुछ समय बाद अमर सिंह थापा कुछ सैनिकों के साथ श्रीनगर में घुस गए, जिसकी सूचना पाकर राजा प्रद्युम्न शाह परिवार सहित देहरादून आ गए। यह खबर सुनते ही गोरखे श्रीनगर से लूटपाट करते हुए देहरादून पहुंचे। राजा प्रद्युम्न शाह ने अपने परिवार को कनखल हरिद्वार में छोड़कर एक छोटी सी सेना के साथ जनवरी 1804 में गोरखाओं के साथ युद्ध किया। खुड़बुड़ा देहरादून नामक स्थान पर गोरखाओं के साथ लड़ते हुए प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए। यह खबर सुनते ही गढ़वाल में आतंक फैल गया। लोग घर छोड़कर जंगलों की ओर भागने लगे। हजारों लोग भूख से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। कईयों ने वर्षों तक हिंसर, तिमला, कंडाली खाकर अपना जीवन यापन किया। उस समय गढ़वाल के गांव गोरखालियों के विनाश की लीला बयां करते थे। हर तरफ बंजर खेत और खंडर घर दिखाई पड़ते थे। गढ़वाल के प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि गोरखा अपने को प्रजा का धन और जीवन का मालिक समझते थे। वे प्रजा को पशुओं की श्रेणी में रखते थे। गोरखाओं ने कई तरह के कर प्रजा पर लगाए थे। जो लोग कर नहीं दे पाते थे तो उसको और उसके परिजनों को दास बना दिया जाता था। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास इन दास दासियों को बेचा जाता था। ऐसा कहते हैं कि गोरखाओं ने करीब 2 लाख लोगों को, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, इन सभी को वहां पर बेचा था। उधर सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से संपर्क किया तथा उनसे मदद मांगी। अप्रैल 1815 में देहरादून में गोरखाओं को अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया गया। तब सन 1815 में अप्रैल के महीने में गोरखाओं को गढ़वाल से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार से गोरखों के अत्याचार से गढ़वाल वासियों को मुक्ति मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध व्यय के रूप में सुदर्शन शाह से 5 लाख रुपए की मांग की, जिसे चुकाने में सुदर्शन शाह असमर्थ थे। अंततः 1815 में गणराज्य का विभाजन कर दिया गया। 28 दिसंबर 1815 को महाराजा सुदर्शन शाह ने, जहां पर भगीरथी, भिलंगना और घृतगंगा का संगम है, अर्थात जिसे टिहरी कहा गया, वहां पर टिहरी रियासत की राजधानी बनाया गया। उधर अंग्रेजों ने 1815 में कुमाऊं, देहरादून तथा पूर्वी गढ़वाल को अपने राज्य में शामिल कर दिया था। महाराजा सुदर्शन शाह ने ही टिहरी के पुराना दरबार का निर्माण कराया था। सुदर्शन शाह को उनकी जनता बुलंदा बद्री कहकर पुकारा करती थी। सुदर्शन शाह की 1859 में मृत्यु के बाद भवानी शाह गद्दी पर बैठे। भवानी शाह की भी मृत्यु 1871 में हो गई थी, जिसके बाद प्रताप शाह गद्दी पर बैठे। उन्होंने प्रतापनगर को बसाया था। 1883 में उन्होंने टिहरी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में प्रताप हाई स्कूल रखा गया था। प्रताप शाह ने ही टिहरी मसूरी तथा टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण करवाया था। 1885 में पत्नी गुलेरिया की सलाह पर पाला, अर्थात दरबार में दूध, घी, दही पहुंचाना
तथा विशाह अन्न को राज दरबार में पहुंचाना आदि कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया गया था। 1886 में कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। वह उस समय बहुत छोटे थे तो राजमाता गुलेरिया ने शासन प्रबंध अपने हाथों में ही रखा। 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1892 में कीर्ति शाह को राज्यभार सौंप दिया गया। 1896 में उन्होंने कीर्ति नगर की स्थापना की। 20 जून 1897 को 110 फीट ऊंचे घंटाघर तथा नए राजभवन का निर्माण करवाया था। 1913 में नरेंद्र शाह टिहरी के नए राजा बने। 1919 में उन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। उनके समय में ही 1940 में प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटर कॉलेज बनाया गया। उनके शासनकाल में ही 2 घटनाएं घटी। पहली थी रवाई कांड, जो 30 मई 1930 को तिलाड़ी नामक स्थान पर घटी थी। रियासत की दमनकारी नीतियों के विरोध में टिहरी रियासत की सेना ने यमुना नदी के तट पर तिलाड़ी के मैदान में एकत्रित रवाई क्षेत्र की जनता पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 200 के करीब लोग मारे गए थे। तथा दूसरी घटना है श्रीदेव सुमन जी का बलिदान। श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत के अत्याचारों के खिलाफ अहिंसक संघर्ष किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी ने टिहरी राजशाही के विरोध में 84 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अगस्त 1947 में पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था, लेकिन टिहरी रियासत अभी भी राजशाही की गुलाम थी। रियासत के निवासी टिहरी के राजा का जगह जगह विरोध कर रहे थे। 10 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी जी ने प्रजामंडल के युवा नेताओं के साथ मिलकर कीर्तिनगर के न्यायालय तथा सरकारी भवनों को घेर लिया था। उनके सामने टिहरी रियासत की फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कीर्तिनगर को आजाद घोषित करने के बाद 1948 को आंदोलनकारी जब टिहरी कूच की योजना बना रहे थे तो राजशाही फिर से नई फौज भेजकर कीर्तिनगर को दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया। इस संघर्ष में नागेंद्र सकलानी जी और मोलू राम भड़दारी जी शहीद हो गए। फिर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के सुझाव पर इनके शवों को टिहरी लाया गया। टिहरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जनता के आक्रोश से भयभीत शाही फौज ने उसी दिन आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद पंचायत सरकार की स्थापना हो गई। वहीं 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हो गया और यहाँ के लोग आजाद भारत का हिस्सा बन गए। यह था आजाद भारत में विलीन होने से पूर्व टिहरी का इतिहास, जिसे मैंने एक छोटी सी वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। थैंक यू।